दोस्तों तो इस वीडियो में एक और मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करेंगे और ये आईपीओ है अर्काडे डेवलपर्स का आईपीओ। तो आईपीओ मंडे से ही ओपन होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी कैसी है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। क्योंकि आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, मात्र 410 करोड़ का आईपीओ है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 16 सितंबर को यानी कि मंडे से ही ओपन होने वाला है और ये 19 सितंबर को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 128 रुपये है। तो 128 रुपये इसका कट ऑफ प्राइस है। तो इस प्राइस के ऊपर ही आपको आईपीओ लगाना है और आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 410 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए इसमें 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एशियन आइज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। ये आईपीओ मंडे से ओपन होने वाला है। तो फ्राइडे को ही इसमें एंकर इन्वेस्टर्स को से बिडिंग देखने को मिली है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 95,62,500 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 122.40 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। अब किसी भी आईपीओ में अगर एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं तो उनके लिए लॉकिंग पीरियड होता है, यानी कि उनका जो लॉकिंग पीरियड होता है वो 30 दिन से लेकर 90 दिन का देखने को मिलता है, यानी कि 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का उनका लॉकिंग पीरियड होता है। तो उनके जो 50% शेयर्स हैं उनके लिए 30 डेज का लॉकिंग पीरियड होता है, यानी कि 30 दिन के बाद वे अपने 50% शेयर्स को सेल कर सकते हैं, जो कि इस आईपीओ में 20 अक्टूबर को खत्म होने वाला है। वहीं पर उनका जो रेस्ट 50% शेयर्स होता है उसके लिए 90 डेज का लॉकिंग पीरियड होता है, यानी कि 3 महीने के बाद वे चाहें तो अपनी पूरी होल्डिंग को सेल कर सकते हैं, जो कि इस आईपीओ में 19 दिसंबर को खत्म होने वाला है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। तो इस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल आपको 9 नाम देखने को मिले हैं और अगर आप इनके नाम को भी देखें तो कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स नहीं आया है। यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये एसएमई कंपनियों में पैसे लगाते हैं, यानी तो जो भी एसएमई आईपीओ आते हैं तो वहाँ पर ये पैसे लगाते हैं। अब ये जो कंपनी है एक रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है, यानी कि कंपनी रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है, इसके अलावा जो पुराने प्रोजेक्ट हैं तो उनके भी रीडेवलपमेंट का काम करती है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये महाराष्ट्र में काम करती है। तो इंडिया के अगर टॉप 7 सिटीज़ की बात करें तो मुंबई के अंदर जो रियल एस्टेट है इनका प्राइस काफ़ी हाई होता है। तो यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं तो उनके लिए एक एक दो दो कमरे का रूम होता है, यानी कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर घर होते हैं। तो कंपनी सोफिस्टिकेटेड लाइफ स्टाइल रेसिडेंशियल डेवलप करने का काम करती है और इसके अलावा जो पुराने घर हैं तो उनको भी रीडेवलपमेंट करने का काम करती है। तो कंपनी के बिजनेस को 2 सेगमेंट में डिवाइड किया जा सकता है। तो एक इनका डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन वाला एरिया देखने को मिल जाता है, जहां पर कंपनी लैंड एक्वायर करती है और उस पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाती है। और दूसरा है रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि जो पुराने बिल्डिंग्स है तो उनको रीडेवलपमेंट करने का काम करती है। तो 2017 से फाइनेंशियल 24 के Q1 तक की बात करें तो कंपनी 1220 रेसिडेंशियल यूनिट्स अब तक बना चुकी है, जिसमें से 1045 रेसिडेंशियल यूनिट कंपनी सेल भी कर चुकी है। और 2003 से लेकर 2024 तक देखें तो कंपनी 10 प्रोजेक्ट के रीडेवलपमेंट के ऊपर काम कर चुकी है। तो कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी पिछले 2 दशक में 28 प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर चुकी है, जिसमें से 11 प्रोजेक्ट कंपनी का स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर देखने को मिला है, 2 प्रोजेक्ट इनका पार्टनरशिप फर्म के ऊपर देखने को मिला है, 8 प्रोजेक्ट कंपनी इनके जो प्रमोटर्स हैं यानी कि इनका जो प्रोप्राइटरशिप है तो उनके साथ मिलकर करते हुए देखने को मिली है, और जो 9 प्रोजेक्ट है ये कंपनी ने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट के साथ किया है। तो कंपनी अब तक 4.5 मिलियन स्क्वायर मीटर्स एरिया के ऊपर काम कर चुकी है, यानी कि 4000 से ज़्यादा कस्टमर्स को अब तक सर्व कर चुकी है। तो इस कंपनी के पास 201 परमानेंट एम्प्लॉई है और 850 एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर इस कंपनी में काम कर रहे हैं। और ये जो कंपनी है ये मुंबई के जो टॉप 10 डेवलपर्स है तो उनमें एक देखने को मिल जाती है, यानी कि कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है, जिसमें 22, 23 और 24 का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिली है
और फाइनेंशियल 22 से 24 के बीच में देखें तो इसका जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट आपको 3 गुना होते हुए देखने को मिला है। लेकिन फाइनेंशियल 23 में देखें तो इसका रेवेन्यू डाउन है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 50 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में भी देखें तो इसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। यानी कि पिछले साल के मुकाबले देखें तो इसका जो प्रॉफिट है इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन फाइनेंशियल 24 में देखें तो शानदार जंप है और 122 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का जो नेटवर्थ है वो कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। और कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व के अंदर भी ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो कंपनी का रिजर्व डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी का जो कर्ज है वो पहले के मुकाबले कम हुआ है। यानी कि पिछले साल कंपनी के ऊपर जहां 149 करोड़ का कर्ज था वो अभी मात्र 69 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पर अच्छी बात है कि कंपनी कर्ज को कम कर रही है। और इसके अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के पास देखें तो बढ़िया रिजर्व भी है। हालांकि रिजर्व पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल अच्छा है। अब इस कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें, यानी कि इस कंपनी की जो वैल्यूएशंस है वो 2000 करोड़ से ज़्यादा की देखने को मिल रही है। तो ये जो कंपनी है स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। इसके आरओई को देखें तो 46.90 का है, तो आरओई शानदार है। आरओसी भी 47.34 का है, तो आरओसी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.21 का है, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्ज आपको कम देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी 46.90 का है, तो ये भी शानदार है। और पैट मार्जिन को भी देखें तो पैट मार्जिन भी काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है, ये 19.35 का है। अब इस आईपीओ के पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 16.01 का है। तो ये कंपनी भी आपको रिजनेबल प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आती हुई देखने को मिली है। तो चलिए इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो इस कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो 16.01 का है। अब कीस्टोन रियल्टर्स के पी मल्टीपल को देखें तो 74.85 का है। गोदरेज का 111.53 का पी मल्टीपल है। माइक्रोटेक का 78.46 का और सूरज स्टेट डेवलपर्स का 40.92 का पी मल्टीपल है। तो यहाँ पर कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो बाकी इसकी जितने भी लिस्टेड कंपनियाँ देखने को मिल रही हैं तो इनसे इनका प्राइस कम देखने को मिल रहा है। यानी कि रिजनेबल प्राइस के ऊपर आईपीओ आया है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी। तो सबसे पहला यूज हो जाता है कि कंपनी का जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो उसके डेवलपमेंट के ऊपर कंपनी खर्च करने वाली है। तो इसके ऊपर कंपनी 250 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। और जो रेस्ट पोर्शन है वो लैंड एक्विजिशन के ऊपर खर्च किया जाएगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। अब इस आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो 110 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,080 रुपये रहने वाला है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 85.58% है और आईपीओ मार्केट में लिस्ट होने के साथ ही प्रोमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी कम हो जाएगी। अब आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 16 सितंबर से यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 19 सितंबर यानी कि थर्सडे को क्लोज होगा। आईपीओ का जो अलॉटमेंट डेट है वो 20 सितंबर होने वाला है, यानी कि फ्राइडे को आईपीओ की अलॉटमेंट होगी। रिफंड डेट 23 सितंबर होने वाला है। क्रेडिट डेट भी 23 सितंबर रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 24 सितंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी जंप देखने को मिल रही है। यानी कि पहले प्रीमियम जहां 63 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो भी और बढ़ के 70 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 7,700 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 55% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं। कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है और ये आईपीओ भी रीजनेबल प्राइस के ऊपर आया है। लेकिन आईपीओ का जो एंकर लिस्ट है ये ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी बढ़िया देखने को मिल रही है। मार्केट में डिमांड भी है, यानी कि ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ में भी अप्लाई करने के लिए रेडी रहना है। लेकिन इस आईपीओ में आपको डे 1 में अप्लाई नहीं करना है। पहले देख लें कि डे 1 और डे 2 में कैसी डिमांड है और उसके बाद ही इस आईपीओ में अप्लाई करें। वैसे अगर प्रीमियम में आगे गिरावट देखने को नहीं मिलती है तो डेफिनेटली इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको आईपीओ में कब अप्लाई करना है।
तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।